गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यस हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रॉन विवर्तन यानी न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कैसे समझा सकते हैं, जैसे हमने एक्स किरणों के बारे में डिस्कस किया था कि जब एक्स किरणों को क्रिस्टल पर डालते हैं तो उनका विवर्तन हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है तो उसका मैंने आपको एक आंसर भी बताया था, क्योंकि जो एक्स किरणें होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, जो कि हमारे पास क्रिस्टल में परमाणु समतलों के मध्य की दूरी के बराबर होती है। क्रिस्टल में जो परमाणु के समतल होते हैं, ठीक है, समतल होते हैं ना क्रिस्टल में, उनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो उनके बराबर होती है, वो भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। इसलिए उनका क्या होता है, विवर्तन होता है। ध्यान रखना, इसलिए एक्स किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की। तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में भी क्या होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होंगे ना, उनकी भी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, उनकी भी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, उनकी भी तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए, हमारे पास क्रिस्टल में जालक समतलों के मध्य की दूरी की कोटि की होनी चाहिए, यानी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होगी। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पर आज क्या करने वाले हैं, एक तो इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं, किसकी, न्यूट्रॉन विवर्तन की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इसकी तरंग दैर्ध्य देखते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो अन्य गतिशील कणों के समान तरंग प्रकृति होती है। न्यूट्रॉन में अन्य गतिशील कणों के समान क्या होती है, तरंग प्रकृति होती है। देखो ये जो तरंग प्रकृति है, वेव नेचर है, इसको हम किसकी हेल्प से समझते हैं, डी ब्रोगली की हेल्प से समझते हैं। परिकल्पना जो होती है उसकी हेल्प से समझते हैं। डी ब्रोगली क्या कहता है कि जो हमारे पास द्रव्य कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, मैटर के कण होते हैं, जब ये गति करते हैं ना तो क्या बनाते हैं, एक तरंग बनाते हैं। ठीक है, अगर तरंग बनेगी तो देखो ये जो पॉइंट होता है, सुरंग बोलते हैं इसे, ये जो पॉइंट होता है, इस तरंग की क्या होगी, हमारे पास तरंग दैर्ध्य होगी, वेवलेंथ होगी हमारे पास, यही तो कहेगा हमारे पास। और जो वो वेवलेंथ होती है ना, दी ब्रोगली के अनुसार, वो होती है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के इक्वल होती है, जहां पर एच क्या है, हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और पी क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है किसका, कण का। और इसे हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी होती है। संवेग या मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है भाई, अब देखो कोई भी कण जब गति कर रहा है ना, कोई भी कण जब गति कर रहा है तो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। मान लो ये v वेग से गति कर रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, m से, तो 2me इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और ये क्या है, p बराबर एम वी होता है, तो ये लिख सकते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। तो p जो है वो किसके इक्वल आएगा, √2me के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन √2me, जहाँ m क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, E क्या है हमारे, m क्या है, द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का ना, E क्या है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा कण होता है, हमारे पास अनावेशित कण होता है।
न्यूट्रॉन कैसा कण होता है हमारे पास? अनावेशित कण होता है। ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो है यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अनावेशित कण होता है। ठीक है, तो ये इससे इसकी क्या निकाल सकते हैं? तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से हम किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या रख सकते हैं? वैल्यूज भी रख सकते हैं इसकी। क्या कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन रूट न्यूट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, ये कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, और इंटू क्या आएगा हमारे पास? ई होगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो इसकी जो वेवलेंथ आती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य आती है, वो कितनी आती है? 0.287 अपॉन रूट ई। ई की तो वैल्यू है ही नहीं, बाकी को सोल्व कर लो। तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य आती है, वेवलेंथ होती है, वो न्यूट्रॉन की कितनी होती है? 0.287 अपॉन रूट ई एंगस्ट्रॉम, जहाँ ई क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन का विवर्तन क्या होगा? बात तो हम न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्रिस्टल में जालक समतल के मध्य दूरी के क्या होनी चाहिए? कोटि की होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, जब भी इसका क्या होगा? विवर्तन होगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन विवर्तन है, न्यूट्रॉन विवर्तन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या विवर्तन का अध्ययन करने के लिए, एक्स किरणों का विवर्तन का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसका तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य जालक समतल के मध्य की दूरी के क्या होना चाहिए? कोटि का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, तो ही हमारे पास क्या होगा? इसका डिफ्रैक्शन होगा, विवर्तन होगा। एक्स किरणों का तो बहुत पढ़ा है हमने, है ना। तो न्यूट्रॉन का कब होगा? जब ये कंडीशन लगी होगी, और ये तब होता है जब हम ई की वैल्यू कितनी डिसाइड करते हैं। ध्यान रखना, जब न्यूट्रॉन को, जैसे ये क्रिस्टल है, इस पर हमने न्यूट्रॉनों को डाला, ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला ये निकल आया, वेवलेंथ का फॉर्मूला ये निकल आया, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इनमें ऊर्जा जो होगी ना, वो कितनी आपको रखनी पड़ेगी? 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी ऊर्जा से हमारे पास क्या आ रहा है? न्यूट्रॉन आ रहे हैं और क्रिस्टल पर पड़ रहे हैं, तो इनका क्या होता है? विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन होने के लिए, विवर्तन होने के लिए न्यूट्रॉन में ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, तो हमारे पास न्यूट्रॉन का क्या हो जाता है? विवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हो गया। अब देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन विवर्तन टाइम नहीं था उस दिन, इसलिए मैंने आपको बीच में करा दिया था, सेम था थोड़ा सा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विवर्तन, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। उस दिन टाइम कम था, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने वहाँ पर बता दिया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉन। इसमें हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन अभी हमने, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन विवर्तन पढ़ा था ना, और एक हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की, क्योंकि अभी हमने किसका पढ़ा है? विवर्तन, न्यूट्रॉन का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बन जाता है ना हमारे पास। किसका विवर्तन पढ़ा था? न्यूट्रॉन का। तो इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने, और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन दोनों पढ़ चुके हैं अब हम। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहानी कहोगे आप? यही कहोगे ये कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है।
इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसा कण होता है, ऋण आवेशित कण होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैसे होता है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसलिए यह विद्युत इसलिए यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्रों में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है भैया, हिल जाता है। कैसे हिलाते हैं देखो, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास ये प्लेट ली प्लस प्लस और ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब देखो ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ से क्या कर रहे हैं, गति करके इसमें से जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही इसमें से जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये इधर ऐसे यूं क्या हो जाएगा, घूम जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव से तो दूर भागेगा, ये पॉजिटिव से अपने पास बुला लेगा, तो ये ऐसे घूम जाए, यानी विक्षेपित हो गया। जाना कैसे चाहिए था, वहां से को बिल्कुल सीधा भेजना है तो सीधे ही जाना चाहिए ना इसे। लेकिन अगर हम यहाँ से किसको भेजेंगे, न्यूट्रॉन को भेजते हैं इसमें से, तो न्यूट्रॉन तो कैसा जाएगा, सीधा जाएगा, वो विक्षेपित नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में क्या लिख सकते हैं कि यह कैसा कण होता है, यह उदासीन न्यूट्रल कण है। ठीक है, कैसा कण है ये हमारे पास, उदासीन कण है, और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, पहली बात, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है कौन, न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात बताई। सेकंड बात सुनो, सेकंड बात देखो, विदेश से लेके आया हूं मैं, क्या ध्यान से सुनना, विदेश से आई हुई बात है ये। सेकंड नहीं आई हो तो गारंटी है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे परमाणु का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें एक तो क्या है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन किस में होता है, नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यही दूसरी बात है, देखो विदेश में ही तो समझाई गई थी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, और जबकि अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यह नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन के साथ, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के साथ होता है। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ होता है भैया, प्रोटॉन होता है हमारे पास न्यूक्लियस में, नाभिक में होता है। तो देखो दो बात बहुत प्यारी प्यारी सी बता दिया ना। तीसरी देखो, ठीक है, तीसरी बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या होती है 1/2। ये अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं ना। चक्रण को बताती है, जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, इसकी भी कितनी होती है, इसकी भी 1/2 होती है। तो चक्रण क्वांटम संख्या की जब हम बात करेंगे ना, वो तो क्या होता है हमारे पास, दोनों में सेम होता है, चाहे वो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे फिर हम न्यूट्रॉन की बात करें। ठीक है, अब देखो इसके बाद फोर्थ नंबर,
यह ऋणावेशित होने के कारण गैसों का आयनीकरण कर सकते हैं। यह ऋणावेशित होने के कारण, ऋणावेशित होने के कारण, ठीक है, गैसों का आयनीकरण कर सकते हैं, आयनीकरण कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम, और उदासीन होने के कारण, उदासीन होने के कारण क्या, गैसों का आयनीकरण नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कहानी हो गई हमारे पास, न्यूट्रॉन की। अब ये आयनीकरण क्या चीज़ है आपने बहुत पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना, पता होना चाहिए, हल्का सा प्यारा सा बताता हूँ। देखो आपको, वैसे तो हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल में है, बट क्योंकि आयनीकरण वर्ड आया है, आप बोलोगे आयनाइजेशन बताया नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ, हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है हमारे पास नाभिक, ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम जानते हैं ना। ये है नाभिक, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये होते हैं इसके क्या, ऑर्बिट्स, कक्ष, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये और ये और ये, ठीक है। अब जो हमारे पास जो एटम होता है ना, परमाणु होता है ना, वो कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही उसमें कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना धनात्मक आवेश उतना ही क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है ना, ऐसे कहते हैं हम। अब देखो होता क्या है, यहां से आया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है भैया, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश होता है, क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये ऐसे गति करता हुआ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको दी टक्कर और इसने यहाँ से इसे क्या कर दिया, हमारे पास निकाल दिया, ठीक है। इसने इसमें से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, जैसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो समझना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे ये आया और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 प्रोटॉन होंगे, यही तो उदासीन की कंडीशन है। अब जैसे ये आया, इसने मान लो टक्कर करी, ये यहाँ से निकल गया। अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं तो वो तो भैया 6 ही रहेंगे, 6 तो प्रोटॉन ही रहेंगे। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 5 रह गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, 5। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया ना, ये तो हम बोल देते हैं भैया क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया, ऐसे गया, ये तो क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, ये जो है ना, ये परमाणु है। अब परमाणु जो है ना, उसमें देखो प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है किससे, नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज धनावेश किससे ज़्यादा हो गया, ऋणावेश से। तो ये कैसा हो गया हमारे पास, धनावेशित हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, अब ये जो परमाणु रह जाएगा ना, ये जो एटम है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, धनायन कहलाता है। आ गई बात समझ में। और बताओ आयनन हुआ या नहीं हुआ, ये गैस का एक परमाणु है, उसका आयनन हो गया भैया, पहले उदासीन था, अब कैसा आयन बन गया, ये धन आयन बन गया। परमाणु को ही आयन बोलते हैं हम,
परमाणु को ही क्या बोलते हैं हम, आयन, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आवेशित कण क्या करते हैं, हमारे पास गैस का आयनन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। A to Z टॉपिक मैंने करा दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप बुक के जो आए हुए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस देख लेना। थैंक यू।